हेलो नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। और इन दिनों हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी तक चैप्टर नंबर 6 का अध्ययन कर चुके हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। ये भी चैप्टर परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आइए देखते हैं, विधिवत थोड़ा सा देखते हैं। ये भी थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। मतलब उनकी भाषा किस प्रकार से, उसी प्रकार से उन्हें परिभाषित किया जा सकता है। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल या उड़िया भाषा बोलता है और तमिल या उड़िया में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं। वे समय के साथ बदलती हैं और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इनके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप लिया है। तो इस प्रकार से किसी क्षेत्र, संस्कृति और परंपरा का विकास किस प्रकार से होता है, हम लोगों ने इसको देखा है। चेर और मलयालम भाषा का विकास, ये भी देखिए किस प्रकार से हुआ है। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करेंगे। महोदयपुर का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भागों में है, जो आज केरल राज्य का एक हिस्सा है। केरल सबसे नीचे वाला भाग रहता है ना, ये वाला केरल हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। ये कौन सी भाषा, मलयालम ही हो सकती है। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के रूप में भाषा के प्रयोग में सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी में बताई जाती है, तो मलयालम भाषा की जो प्रथम कृति थी कब की बताई जा रही है, 12वीं शताब्दी की। प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक में मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया? मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ हीरा और मूंग है, जो दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण पुरी
उड़ीसा उड़ीसा के जगन्नाथ जो का संप्रदाय, जगन्नाथ का अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्याय भी है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, मतलब वहाँ के जो लोग रहते हैं वो नॉर्मल बनाते हैं, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा जो है अनंत वर्मन, जो गंग वंश के, आप इसके पहले भी देखे होंगे, ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। तो यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि गंग वंश ने अनंत वर्मन ने पुरी में कौन सा मंदिर जगन्नाथ का बनवाया था, इसको ध्यान रखना है। ये पुरी जगन्नाथ का मंदिर है। जो जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। उन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया था। मतलब जितने लोग थे सभी ने इस मंदिर को अपना स्थापित करने के लिए अपना प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। चूँकि मंदिर को लोग, वहाँ के स्थानीय लोग ज़्यादा मानते हैं, तो उनको ये लगेगा कि मंदिर के ऊपर अगर हमारा आधिपत्य रहेगा तो लोग जो भी हमें मानेंगे। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं, जो राजपूत थी उनकी वीरता की परंपरा क्या है उसको देखते हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, यानी कि राजस्थान वाले क्षेत्र में राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल सिर्फ अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। चूँकि राजपूत ही रहा करते थे तभी तो उसे राजपूताना कहा जाता था, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है, मतलब थोड़ा ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी है, मतलब राजपूतों के सिवा वहाँ और भी लोग रहते थे, सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ राजपूत ही रहते थे। जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। यद्यपि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। ये संस्कृत परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई हैं। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा है। पृथ्वीराज, जिसे हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते हैं जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्य एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती थी। ये काव्य गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं और उन्हें यह आशा की जाती है कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्त, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने
मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीर के आदर्शों का पालन करते हैं उन्हें अक्सर इन आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता है। तो इस प्रकार से बताया गया है कि जो ये जिंदा जल जाते हैं तो उन्हें सती प्रथा कहा जाता था। मैं बताइए किस चीज़ कैसा है। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ ये उसके बारे में बताया गया है। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। कथक नृत्य, यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप को कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द का अर्थ है कथा से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिसे रासलीला कहा जाता था। रासलीला को लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव से जुड़े हुए थे। कथक ये देखिए, रासलीला ये उत्तर प्रदेश से भी संबंध है। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। मतलब मुगल दरबार में कथक नृत्य का प्रचलन था। जहां इस नृत्य के अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए गए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला। मतलब यह जो इसका विकास हुआ मुख्य रूप से दो घराने में हुआ। राजस्थान का जयपुर घराना के राज दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में ही एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये कला किस दो घरानों में उजागर हुई है। तो पहला राजस्थान का जयपुर घराना और दूसरा इधर लखनऊ में। 1850 से 75 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा, कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाता है। ये एक क्या दिया है, नृत्य की कक्षा लक्ष्मण मंदिर खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का ये नृत्य की फोटो है। आगे बढ़ेंगे। अनेक अन्य संस्कृति गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं शताब्दी तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश शासकों ने नापसंद किया, फिर भी यह जीवित बचा रहा। मतलब उस समय जो ब्रिटिश थे उन्हें पसंद नहीं करते थे, तो इसके विकास का क्रम धीमा रहा होगा, लेकिन कहीं न कहीं फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता मिल गई थी। जो 6 शास्त्रीय नृत्य थे उनमें एक ये भी था। अब प्रेजेंट टाइम में तो 6 से बढ़ के 5 और बढ़ गए हैं ना, 11 हो गए हैं। ये है, इसको देख लेते हैं श्रेय शास्त्री क्या होता है।
ऐतिहासिक रूप से इस शब्द का तात्पर्य कला और साहित्य की उन महान कृतियों से है जिनकी रचना 5वीं तथा 4वीं शताब्दी में ईसा पूर्व प्राचीन यूनान में की गई थी। यही वह काल था जब यूनान में एथेंस उन्नति करते करते एक अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति पर पहुंच गया था। एथेंस की यह उन्नति स्थिति निकट और मध्य पूर्व से भारतीय सीमा पर सिकंदर की विजय तक बनी रही। तो ये इसके बारे में दिया है श्रेय शास्त्री के बारे में। अब हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोकनृत्य की श्रेणी में रखा गया है वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दशः सही नहीं होता। अन्य नृत्य रूपों में जिन्हें हम इस समय शास्त्रीय का माना जाता है वो निम्नलिखित हैं। मतलब जो शास्त्रीय नृत्य प्रेजेंट टाइम में तो नहीं कह सकते, जो 6 हैं आजकल, वो कौन है? भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी और मणिपुरी। तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है और ओडिसी उड़ीसा का है, जबकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और मणिपुरी मणिपुर का है। इसमें एक कौन नहीं है? कथक नहीं है, जो उत्तर प्रदेश साइड का है, इधर का कथक नहीं है। तो 6 हो गएंगे, 5 और बढ़ गए हैं जिसमें पाली प्राकृत 5 और बढ़े हैं, टोटल इसमें 11 हो गए हैं। कथक नृत्यांगनाएं एक दरबारी चित्र। ये कथक नृत्यांगनाएं देखिए किस तरह से डांस कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। ये लघु चित्र की परंपरा है, थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई है वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र जैसा कि नाम से पता चलता है छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़ों या कागज पर चित्रित किया जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? लघु चित्र कहते हैं। प्राचीन लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जाते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक मुगल चित्रकार दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणामस्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राजदरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका भी विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण हुआ। तो ये सब शैलियाँ भी हैं, देखिए महत्वपूर्ण है। कौन कर? मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा ये है। राज दरबारी जो पेंटिंग होती थी किस प्रकार से बनाई जाती है लघु चित्र, उसको ये दिखाया है।
ये इस प्रकार से होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह सेकंड राजपूत लघुचित्र छोटा लघुचित्र कोटा कोटा में लघुचित्र होली के बारे में दिखाया है। अब ये आगे देखते हैं। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इन क्षेत्रों में लघु चित्रकला की एक महत्वपूर्ण एवं भाव प्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसहोली, ये भी बसहोली की पेंटिंग होती है, बहुत अच्छी पेंटिंग, बसहोली शैली कहा गया। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह भानुदत्त की रसमंजरी थी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हो गई। तो देखिए यहाँ पे कांगड़ा शैली का भी विकास होता है। कांगड़ा शैली भी एक महत्वपूर्ण शैली है। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा, देखिए कांगड़ा शैली से ही कौन विकास हुआ? लघु चित्रकारी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। मतलब ये जो शैली विकास हुई है कांगड़ा शैली, इसका विकास होने का मेन श्रेय क्या है? वैष्णव परंपरा थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का भी प्रयोग और विषयों का भी काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली में होता था। तो ये ध्यान देना है कि कांगड़ा शैली में जो रंग कौन प्रयोग होते हैं? तो हरे रंगों का और ठंडे नीलों में भी ठंडे नीले का प्रयोग होता है कांगड़ा शैली में। अब ये आगे चलते हैं। ध्यान रहे कि साधारणतः स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि की पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। यहाँ एक चीज़ें ये छूट गया था, कृष्ण राधा और उनकी सखियाँ पहाड़ी लघु चित्र कांगड़ा, मतलब ये चित्र बनाया गया है पहाड़ी में। बंगाल नज़दीक से नज़र, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हम प्रारंभ में देखे थे, हम अक्सर क्षेत्रों का नाम वहाँ के निवासियों बोली भाषा के द्वारा ही निर्धारण करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली भाषा बोलते थे। किंतु ये एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभ में ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी के मध्य में प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्तवंशी शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू किया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 17वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग होता रहा था। 18वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया था, जो अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं। 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। अध्याय 3 में देख चुके हैं, मतलब वही
1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीता था, बंगाल को अकबर ने कब जीता? 1586 में, तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया, मतलब एक साथ हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, बंगाली का उद्भव कहाँ से हुआ है? संस्कृत से हुआ है, पर यह अपने हिंदी का विकास भी संस्कृत से हुआ है, पर यह अपने क्रम की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, मतलब ये कोष्टक में जो दिया है ये मंगल काव्य के बारे में बताया। मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव जी की जीवनियाँ आदि शामिल है। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं, लोक गाथाएँ और गाथा गीत। इसको देख लेते हैं। मैनामती, गोपीचंद और धर्म ठाकुर। नागलोग सन्यासी होते हैं जो तरह तरह की, इसको छोड़िए, ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, इसको देख लीजिएगा। इसको चलते हैं। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ पाई गई जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य के बीच की है। दूसरी श्रेणी की कृतियाँ मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभुत्व अपेक्षाकृत कम था। पीर और मंदिर। ये पीर है। पीर फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शन। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू किया। क्यों प्रवास शुरू करने किया? पैदावार की वजह से। जब जब ये पूर्व की ओर बढ़ते गए, जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। धीरे धीरे स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरित खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजाति थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों में धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती है। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। मतलब जो शिक्षक होते थे और जो शिक्षक के साथ साथ निर्णायक की भूमिका अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास
अलौकिक शक्तियाँ हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहते हैं। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवताओं और यहाँ तक कि जीव आत्माएँ भी शामिल हैं। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने अध्याय 2 में देखा भी था। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बने रहे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे के अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, तेली, कसारी आदि के समर्थन में बने। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रस्थिति और प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवताएं, जो पहले गाँव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों, देखिए झोपड़ियाँ दिखा रहा है किस प्रकार से, अच्छा ये झोपड़ी पहले था, मंदिर उसको दिखा रहा है। गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर से पकी मिट्टी की एक पटिया विष्णुपुर, अच्छा गोपियों के साथ ही कृष्ण की में पूजे जाते थे। उनको ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान की गई तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो छतों वाली या चौचाला 4 छतों वाली होती थी। इसके कारण मंदिर की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे और उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों, मिट्टियों की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि की तक पहुंच चुकी थी। अब इसको देखेंगे मछली भोजन के रूप में। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट पैरा रहेगा। परंपरागत भोजन संबंधी आदतों आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। बंगाल एक नदी मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहां का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भर कर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। देखिए ये दिखाया भी गया है यहाँ पे, देखिए ब्राह्मणों को सामिष भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दी थी कि मतलब आप खा सकते हैं।
बृहधर्म पुराण में जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, तो 13वीं शताब्दी का ये बृहधर्म ये कैसा पुराण है, तो ये 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, जिसे स्थानीय ब्राह्मणों के कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी गई है। जो किस्मों की कुछ खास मछलियाँ होती थी, कुछ मछलियों को खाने की अनुमति दी गई है। घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिरों से पक्की मिट्टी की एक फलक आराम बाग। तो ये मछली की बारे में दिया है। तो आज का ये चैप्टर ये ख़त्म होता है। जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे हमारे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।